हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि गोलीय उत्तल पृष्ठ से अपवर्तन का फार्मूला हम लोग कैसे ड्राइव करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग सीखे थे कि यार गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का फार्मूला कैसे ड्राइव करते हैं। सेम वही फार्मूला आएगा, फार्मूला तो दोनों का सेम होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे किसको लेके सीखेंगे, यहाँ पे हम लोग गोलीय उत्तल पृष्ठ को लेकर के सीखेंगे। चलिए आइए सबसे पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं। तो यह हमारा क्या है, गोलीय उत्तल पृष्ठ है। ये हमारा गोलीय उत्तल पृष्ठ है। अब गोलीय उत्तल पृष्ठ का कुछ नाम दे लेते हैं। चलिए ये हो गया हमारा एस, और ये हमारा मुख्य अक्ष हो जाएगा। मुख्य अक्ष के मध्य बिंदु, या कह सकते हैं इस बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, पी कहेंगे, ध्रुव। और यहाँ पे नाम दे लेते हैं एस डैश। इस प्रकार से एस पी एस डैश क्या है, हमारा गोलीय उत्तल पृष्ठ है जिसपे पी ध्रुव है। अब चूंकि ये उत्तल है तो इसका वक्रता केंद्र किधर मिलेगा, इधर मिलेगा सी। और वक्रता केंद्र से कहीं पे भी मिलाने वाली जो रेखा होती है इस पे क्या होती है, अभिलंब होती है, नॉर्मल। तो ये हो जाएगा हमारा, नाम बना लेते हैं एन, डॉटेड लाइन कर लेते हैं। क्लियर लाइन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर लाइन ही कर लेते हैं, ठीक है। अब अभिलंब मिल गया तो हम लोग क्या करते हैं, अप्रतिबिंब बनने के नियम को सीखते हैं। मान लेते हैं इसके मुख्य अक्ष पर कहीं पे कोई एक वस्तु रखा गया है, बिंदु वस्तु O, ठीक है। तो इससे उत्तल पृष्ठ के द्वारा इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, इस चीज़ को सीखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग ले चलते हैं, या हम मान लेते हैं हमारा जो माध्यम है ये क्या है, विरल माध्यम है। विरल माध्यम 1, विरल माध्यम जिसका अपवर्तनांक n1 है। और यह जो हमारा माध्यम है यह सघन माध्यम है जिसका अपवर्तनांक क्या है, n2 है। एक विरल माध्यम है और एक सघन माध्यम है। मान लेते हैं कि ये हमारा ग्लास ही है, कांच, ठीक है। तब क्या होगा, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में कोई प्रकाश किरण चलती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। मतलब तब यह सीधे सीधे न जा करके क्या होगा, थोड़ा सा झुक जाएगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगा। सीधे न जा करके क्या होगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगा। यह हमारा आपतित किरण है, अभिलंब के साथ ये क्या है, आपतित किरण है। तो जो कोण बनाएगा वो क्या होगा, आपतन कोण। और यह जो है अपवर्तित किरण है, तो अभिलंब के साथ अपवर्तित किरण जो कोण बनाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण आर कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जितना बेंट हुआ है इसी को अब इधर देख लेते हैं। एक प्रकाश किरण तो ये हो गया, चला अपवर्तित हो गया, अभिलंब की ओर झुक गया। दूसरा, जब तक दो किरणें नहीं काटेंगी एक दूसरे को तब तक प्रतिबिंब बनेगा नहीं। तो दूसरे वाले को ले लीजिए, दूसरा प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाएगा जो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगा। तो दोनों के बीच की दूरी क्या हो रही, बढ़ रही है, यानी संभव नहीं है कि इधर प्रतिबिंब बने। फिर क्या होगा, इनको पीछे की तरफ मिलाना होगा। तो इसको तो पीछे की तरफ मिलाएंगे तो इधर ही आएगा। बाकी स्केल रख के इसको भी अगर आप पीछे की तरफ मिलाते हैं, इसको भी अगर आप पीछे की तरफ मिलाते हैं तो कुछ यहाँ पे आकर के इसका प्रतिबिंब बनेगा। पीछे की तरफ जब लाएंगे तो इसका जो प्रतिबिंब होगा वो यहाँ पे बनेगा। तो इस तरीके से क्या चीज़ सीखी आप, प्रतिबिंब जो है बिंदु वस्तु O का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है, आई पे बन रहा है। एक प्रकाश किरण चला विरल माध्यम से सघन माध्यम में, अभिलंब की ओर झुक गया है, कोण आई और कोण आर हो गया। दूसरा प्रकाश किरण प्रकाशित बिंदु से होकर के गया है जो बिना विचलित हुए सीधे निकल गया है। प्रतिबिंब जब उस साइड नहीं बन रहा है तो दोनों को पीछे की तरफ मिलाया गया, तो एक दूसरे को आई पे काट रहे हैं या आई से जाते हुए मालूम पड़ रहे हैं। तो इस बिंदु वस्तु O का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है, आई पे बन रहा है, आई पे बन रहा है। बाकी ध्यान दीजिए, ये दो किरणें एक दूसरे को काट रही हैं, ये दोनों ये दोनों। तो अगर यह आर है तो ये कोण भी आपका क्या होगा, आर होगा। भाई नियम होता है जब दो किरणें एक दूसरे को काटती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये दोनों काट रही हैं और ये दोनों, तो ये अगर ये आर है तो ये भी क्या होगा, आर होगा। बाकी चीज़ें मान लेते हैं कि वस्तु जो है जो कोण बना रही है वो अल्फा है, प्रतिबिंब के साथ जो कोण बन रहा है वो क्या, बीटा। और यह जो अभी मुख्य अक्ष के साथ जो कोण बना रहा है वो क्या है, गामा है। और इस बिंदु से हम लोग अभिलंब खींच लेते हैं, इस बिंदु से अभिलंब खींच लेते हैं मुख्य अक्ष पे। तो अभिलंब खींचा जाएगा
और यह मान लेते हैं इस अभिलंब की ऊंचाई कितनी है, h है, और यहाँ पे जो बिंदु है वो क्या है, n है। इस केस में क्या होगा, इस यम एन आप कहीं पे भी लिख सकते हैं, अगर इसी को यम लिखना चाहते हैं तो यम, और यहाँ पे हो जाएगा एन, इसलिए ऐसा कर दिए क्योंकि पिछले डेरिवेशन में ऐसे ही पढ़ा गया था, ठीक है। तो नेम अपने ऊपर होता है, हम लोग आगे पीछे भी उसको कर सकते हैं। तो इस तरीके से फाइनली क्या मिला, इसको देखिए, सब कुछ बन चुका है, वस्तु ओ का प्रतिबिंब आई पे बन रहा है, सभी कोण हो गए, यानी कि सबसे पहला हमारा उद्देश्य क्या था, उसमें सबसे पहला उद्देश्य हम लोग कहाँ से चले थे, बहिष्कोण का नियम लागू किए थे। तो यहाँ पे भी हमको वही करना है, बहिष्कोण का नियम लागू करेंगे, आई आर निकालेंगे, स्नेल लॉ लगाएंगे, फिर स्नेल लॉ को जब सॉल्व करेंगे तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पुट करके फार्मूला बना लेंगे, ठीक है। तो हमारी स्टेप्स यही है। पहला स्टेप हमको क्या होगा, बहिष्कोण में चलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, आई बहिष्कोण है कौन से त्रिभुज का, जो कोण आई है वो इस त्रिभुज का बहिष्कोण है, ओ सी एम। देखिए ओ सी एम का बहिष्कोण क्या है, आई है। तो यहाँ पे लिखा जाएगा त्रिभुज ओ सी एम से, ओ सी एम से, ओ सी एम से जब चलेंगे तो क्या मिलेगा, आई, देखिए आई बहिष्कोण है, किसके किसके योगफल के बराबर होगा, अल्फा प्लस गामा, आई बराबर अल्फा प्लस गामा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तथा दूसरा त्रिभुज देखिए आर किसके लिए बन रहा है, आर बहिष्कोण बन रहा है आई एम सी के लिए, ठीक है। तो त्रिभुज आई सी एम सी जब चलेंगे, आई सी एम सी चलेंगे तो आर बहिष्कोण होगा, बीटा और गामा के योगफल के बराबर होगा, आर बराबर होगा किसकी, बीटा प्लस गामा के। ये हमारा हो गया दूसरा समीकरण। अब यहाँ से आगे बढ़ने के लिए हम लोग किस नियम का इस्तेमाल करेंगे, स्नेल के नियम से। यहाँ से यही लिखा जाएगा क्या, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से जब आप आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए। स्नेल का नियम क्या कहता है, पहले माध्यम के साथ जो अपवर्तनांक का मान होता है, यानी कि 1n2 का जो फार्मूला होगा, सिंपली हम लोग जानते हैं n2 अपान n1, और इसका जो फार्मूला हो जाएगा वो क्या होगा, साइन आई अपान साइन आर, यानी n बराबर साइन आई अपान साइन आर। केवल n को 1n2 लिखते हैं, जिसका फार्मूला होता है n2 अपान n1। अब n2 अपान n1 को रहने दीजिए, आई की जगह पे आई का मान रख लेती हैं, आई की जगह पे आई का मान यानी कि अल्फा प्लस गामा, आर की जगह पे आर का मान कितना है, बीटा प्लस गामा। अब अगर इसका द्वारक छोटा होगा तो साइन का रेशियो हम लोग हटा देंगे, तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, यदि पृष्ठ का द्वारक छोटा हो तो साइन का रेशियो हट जाएगा, तब क्या मिलेगा, तब आपको मिलेगा n2 अपान n1 इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस गामा अपान बीटा प्लस गामा। यहीं से आप क्या कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो स्टेप आपको समझ में अब आ रहा होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आई और आर निकाल लेते हैं, आई और आर मिल जाता है तो स्नेल का नियम लागू कर देते हैं, और स्नेल का नियम लागू हो गया तो अब इसका गुणा करा लेंगे, n1 बीटा प्लस n2 बीटा प्लस n2 का गामा के साथ होगा, n2 गामा बराबर किसके, n1 अल्फ़ा प्लस n1 गामा। अब एक काम करते हैं, गामा गामा को एक साइड कर लेते हैं और गामा कॉमन कर लेते हैं, यहाँ से बचेगा n2 माइनस, यहाँ से n1 को ट्रांसफ़र कर लेंगे तो n2 माइनस n1, इसको अपनी जगह पे लिख लीजिए n1 अल्फ़ा माइनस के n2 बीटा। इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर 3, और समीकरण नंबर 3 से आगे बढ़ने के लिए हमें चाहिए अल्फ़ा बीटा और गामा का मान। तो अल्फ़ा बीटा गामा कैसे मिलेगा, तो 10 का रेशियो लिया जाएगा, तो ध्यान दीजिए
ध्यान दीजिए, P से C तक की दूरी को हम लोग क्या लिखेंगे, R लिखेंगे। P से C तक की दूरी वक्रता त्रिज्या R। O वस्तु तक की दूरी को U से लिखा जाएगा। I यानी प्रतिबिंब तक की दूरी को किससे लिखा जाएगा, V से। ये दोनों माइनस में होंगे और R जो है इसकी इधर है तो क्या होगा, प्लस होगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, tan का रेशियो ले लेते हैं। tan अल्फा बराबर लंब बटे आधार, tan बीटा बराबर लंब बटे आधार, tan गामा बराबर लंब बटे आधार। तो यही तीनों रेशियो। अब चूंकि ये जो द्वारक है वो क्या है, छोटा है, तो छोटा होने का मतलब यह हो गया कि जो अल्फ़ा है वो लगभग बराबर होगा कितना के, tan अल्फ़ा के। जो बीटा है वो लगभग बराबर होगा किसके, tan बीटा के। और जो गामा है वो लगभग बराबर होगा कितने के, tan गामा के। गामा जो बराबर होगा किसके, tan गामा के। सबके जगह सबका मान रख लेते हैं। tan अल्फ़ा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार कितना, u। बीटा बराबर लंब बटे आधार माइनस v। गामा के लिए क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, आधार कितना है r, और वो भी प्लस में। इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों मानों को कहाँ पे रख लिया जाएगा, समीकरण 1 में। अब फिगर का कोई मतलब है नहीं, काम खत्म हो गया, फिगर से हटा देते हैं। अब तीनों मानों को हम लोग कहाँ पे रख लेंगे, समीकरण 1 में रख लेंगे, सॉरी समीकरण 3 में। इन तीनों का इस्तेमाल हम लोग कहाँ पे करेंगे, समीकरण 3 में कर लिया जाएगा। तो क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए, जब समीकरण 3 में रखा जाएगा तो n2 माइनस n1 इंटू गामा, और गामा की जगह पे लिखा जाएगा h अपान r। यहाँ से n1 अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह पे लिखा जाएगा h अपान माइनस u, माइनस n2 बीटा, और बीटा की जगह पे लिखा जाएगा h अपान माइनस v। अब एक काम करते हैं, दोनों में से h कॉमन कर लेते हैं। तो h जब कॉमन कर लिया जाएगा तो ध्यान देने की बात है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि हम लोग माइनस तो कॉमन कर नहीं रहे हैं। ऊपर से मिलेगा n2, नीचे से v, और यहाँ से क्या मिलेगा, n1 अपान u। बस सेटिंग किया गया है, प्लस वाले को पहले और माइनस वाले को बाद में लिखा गया है। इधर का पूरा वैसे ही लिख लीजिए, n2 माइनस n1 h अपान r। h से h कट गया तो क्या मिला, एक तो फार्मूला आपका बन ही गया, क्या बना, n2 अपान v माइनस n1 अपान u इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 अपान r। कभी कभी एग्जाम में यहीं तक पूछ के छोड़ देता है। फिर इसके बाद से आगे बढ़ने के लिए आपको क्या करना होगा, अंश में किससे भाग करना होगा, पिछले वाले में याद कीजिए, n1 से भाग करना होगा। n1 से भाग दोनों पक्षों में जब किया जाएगा तो ये n1 से गुणा भाग करेंगे तो गुणा वाला गुड़े वाले से कट जाएगा, भाग सबके नीचे, यानी कि जहाँ जहाँ n2 या कुछ भी होगा ऊपर सबके नीचे क्या करके लिखेंगे, n1 लिखा जाएगा। n1 अपान n1, इसके अपान v, इसके अपान u, यहाँ पे n2 अपान n1 माइनस n1 अपान n1 होल अपान r। तो n1 से n1 कट जाएगा, और n2 अपान n1 को हम लोग केवल n लिखते हैं। n2 अपान n1 को क्या लिखा जाता है, n अपान v माइनस 1 अपान u इज इक्वल्स टू n माइनस 1 अपान r। इस तरीके से ये फार्मूला भी आपका डिराइव हो गया। तो अब तक हम लोगों ने क्या सीखा, दोनों पृष्ठों के लिए, चाहे वह गोलीय अवतल पृष्ठ हो चाहे वह गोलीय उत्तल पृष्ठ हो, दोनों के लिए फार्मूला सेम होता है, और दोनों के डेरिवेशन को हम लोगों ने अच्छी तरीके से सीखा है। स्टेप्स हमारे क्या हुए, स्टेप आप डेरिवेशन के लिए हम लोग बात करें तो सबसे पहले बहिष्ठ कोण से हम लोग क्या निकालते हैं, आई का और आर का मान निकालते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, स्नेल का नियम लागू करते हैं, और स्नेल का नियम जब लागू हो जाता है तो उसके बाद से किसकी वैल्यू निकालते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू, और जब सॉल्व करते हैं तो फाइनली ये फार्मूला आ जाता है। इसको ध्यान में रखेंगे तो डेरिवेशन आसानी से हो जाएगा।